हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे कि दिल्ली सल्तनत में किन किन राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें हमने गुलाम वंश के बारे में और खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासन जो है 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। तो जिसने भी गुलाम वंश और खिलजी वंश की क्लासेस जो है नहीं देखी है, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का जो शासन है वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अब क्या हुआ था, तो तुगलक वंश का जो शुरुआत हुआ वो 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके, यानी उनको हराकर गाजी मलिक, जिसे तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अब ये जो गाजी मलिक है इसे ही गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है। यानी गाजी मलिक अगर नाम आए तो ऐसा नहीं है कि गाजी मलिक कोई और है, गाजी मलिक को ही तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तुगलक वंश के संस्थापक गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक था, यानी गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक बोला जा रहा है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। अब जितना भी राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, उसमें से जो तुगलक वंश था वो सर्वाधिक समय तक यानी अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश बना था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप समझते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन है वो 1320 से लेकर 1325 तक रहा है। तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक किया। गाजी मलिक जो थे उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना जिस समय गयासुद्दीन तुगलक ने किया था उस समय उसका नाम जो है वो गाजी मलिक था। और जब वो तुगलक वंश की स्थापना कर चुके तो उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक किया था। तो गाजी मलिक जो थे उसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। यानी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के समय ही 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण को गयासुद्दीन तुगलक ने विफल किया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करवाया था ताकि सिंचाई जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। या दिल्ली में पहला सुल्तान था जिसने नहर का निर्माण करवाया था। अब सबसे पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली में नहरों का निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित नगर। तो कौन कौन से नगर थे जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित किए गए थे, बनवाए गए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। तो क्या हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक जो थे उसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर जो था वो स्थापित किया था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। अब ये दुर्ग क्या है? तो दुर्ग जो होता है उसमें राजकीय परिवार जो है वो रहता है। इसकी जो दीवारें होती है वो किले की तरह ही मजबूत और ऊंची होती है। यानी दुर्ग में कौन रहता है? तो राजकीय परिवार जो होता है वो दुर्ग में रहता है। इस दुर्ग को 56 कोटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए गयासुद्दीन तुगलक के कार्य। अब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या फिर 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया था। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? तो लगान के रूप में उसने उपज का जितना उपज हो रहा है, जितनी फसल हो रही है, उसका 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने के लिए आदेश जारी किया था कि इतना ही हिस्सा लिया जाएगा कर के रूप में। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का भी निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने और चेहरे को लिखने की प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। यानी ये जो लागू हुआ था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये घोड़े को दागने और चेहरा को लिखने की प्रथा। यानी पहले क्या होता था, चेहरे को लिखा जाता, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, कौन से निशान है, वो व्यक्ति देखने में कैसा है, ये एक लिखने की प्रथा होती थी। इसे शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था।
गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान कौन कौन सी थी? तो पहला जो था वो था तेलंगाना विजय। अब जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय किया था। तो किसके नेतृत्व में इन्होंने तेलंगाना पे विजय प्राप्त किया था? तो जूना खां के नेतृत्व में। और इसी के बाद जूना खां का नाम जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनका पहला नाम जो था वो जूना खां था। जूना खां के बाद ही इनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा था। नेक्स्ट है तिरहुती विजय, यानी मंगोलों पर विजय। इसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, और जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसके सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा। जब ये क्या हो रहा था, बंगाल अभियान जो है गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के ही नेतृत्व में शुरू किया था, और जब ये वापस आ रहा था बंगाल अभियान से वापस आते समय इन्होंने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे उसके पास एक संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे। और इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यानी इसने जवाब क्या दिया? तो हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और इसी के दौरान यानी बंगाल अभियान जो था उसे वापस लौटते ही दौरान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो आगे देखिए मृत्यु। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही क्या हुआ था, वह महल जो था वो गिर गया था, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो तुगलकाबाद में स्थित है। और उसके बाद कौन शासक बना? तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था, जिसका शासन जो है 1325 से लेकर 1351 तक रहा है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर गद्दी बैठा था। तो गयासुद्दीन तुगलक के जैसे ही मृत्यु होती है तो उसका पुत्र जो था जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान थे। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उसमें सर्वाधिक विद्वान थे, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें समझ जो है वो थोड़ी कम थी। वो फैसले जो है अच्छे तरीके से नहीं ले पाते थे। देखिए अपनी सनक भरी योजना के कारण इसे पागल और रक्त प्यासू कहा जाता है। अब इसकी जो योजनाएं थी इसकी योजनाएं सफल नहीं रही। इसकी योजनाओं के कारण इसे पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था, यानी रक्त, जनता के रक्त का प्यासा। मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक योजनाएं। अब इसकी प्रशासनिक योजनाएं कौन कौन सी थी? तो पहला जो था वो 2 आय में कर वृद्धि योजना, यानी 2 आय जो होता था उसमें कर वृद्धि योजना करना। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम 2 आव क्षेत्र में लागू किया था। अब क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो राजकीय आय को बढ़ाना चाहते थे, अपने जो राजकीय आय था उसको बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने करों में वृद्धि करने की एक योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम 2 आव क्षेत्रों में लागू किया। तो 2 आव क्षेत्र क्या होता है, यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे 2 आव क्षेत्र कहते हैं। और जब 2 नदियों का बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भी होता है, किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो यूज भी होता है, फसल अधिक होती है। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश 2 आव क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लेकिन जब ये जो योजना जब लागू किया इन्होंने तब क्या हुआ, उस समय पे 2 आव क्षेत्र जो था वहाँ पे अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई। कहीं पे भी अगर अकाल पड़ता है तो कोई क्या चाहता है कि जल्दी से उस अकाल से राहत मिले, लेकिन किसान जो है वो राहत की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, यह योजना जो है वो लागू कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह कर दिया और किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया था। अब किसान का जो ये विद्रोह था उसके कारण इन्होंने क्या किया था, तो किसानों के लिए दीवान-ए-अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया था। इसका मतलब क्या होता है, दीवान-ए-अमीर का कम दर में ऋण दिया जाए, यानी कम ही दर में ऋण जो है वो दे दिया जाए। दूसरा जो प्रशासनिक कार्य था वो था राजधानी परिवर्तन की योजना, यानी इन्होंने सोचा कि राजधानी परिवर्तन किया जाए, जो दिल्ली राजधानी है उसे बदला जाए, उसे चेंज किया जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था इस परिवर्तन का कि मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सके और साथ ही इस्लाम जो थे उसके
प्रचार करके राजनीतिक प्रभुत्व को भी स्थापित किया जाए। तो इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद जो है वो स्थानांतरित कर दिया था। यानी पहले इसकी राजधानी क्या थी, तो दिल्ली थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, यानी दौलताबाद जो है उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था मंगोलों के आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रचार करके वहाँ राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना। यानी दक्षिण क्षेत्र जो है वहाँ पे इस्लाम का प्रचार किया जाए और वहाँ का जो राजनीतिक प्रभुत्व है उसको स्थापित किया जाए। इसलिए इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा और बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। यानी इन्होंने दौलताबाद तो बना दिया राजधानी, लेकिन वो जो फैसला था, वो जो निर्णय था, वो गलत साबित हुआ और उसे फिर से दिल्ली ही अपनी राजधानी बनानी पड़ी। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा की योजना। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर था। अब क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के भी चलवाए थे जिनका मूल्य जो था वो चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो मुद्रा चलाई थी उसके जो निर्माण, उनके बनाने की जो विधि थी उसको गुप्त नहीं रखा, जिस कारण क्या हुआ, घर घर में नकली सिक्के जो है वो बनने लगे थे और पूरा बाजार जो है वो नकली सिक्कों से ही भर गया था। और फिर क्या हुआ, जब इसे ये समझ आया कि पूरे बाजार में नकली सिक्के ही फैल रहे हैं तो इसकी योजना असफल हो गई है, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाए। यानी इन्होंने आदेश दिया जो भी मुद्राएं हैं, सांकेतिक मुद्राएं जो बाजार में फैली हुई है या जिनके पास भी है, वो लोग आके वो सिक्के को दे दे और बदले में उनके जगह पे चांदी का सिक्का जो है वो ले जाए। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि लोग जो है वो और अधिक ज़्यादा ही सांकेतिक मुद्रा जो है वो बनाने लगे, ताकि क्योंकि उनको वही सिक्के देने पे उन्हें जो है चांदी के सिक्के प्राप्त हो रहे थे, तो और अधिक मात्रा में वो सिक्के जो है वो बनाए जाने लगे और उसके बदले में चांदी का सिक्का जो है वो लिया जाने लगा। नेक्स्ट था कराचिल अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय में दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेजा। अब इन्होंने क्या किया था, तो सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय के दुर्गम चोटी कराचिल अभियान जो था उसके लिए भेजा था, जहाँ पे अधिकांश सैनिक जो थे वो रास्ते में ही भटक गए थे और कुछ आपसी ही विवाद में यानी आपस में ही लड़ झड़ करके वो लोग मर गए थे। और उसी समय इब्न तुता के अनुसार जो है वो अतः केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आए थे। यानी इन सभी में सब कुछ होने के बाद सबको आपस में लड़ के मरे और उसके बाद कुछ जो थे वो लोग खो गए थे, वो रास्ते भटक गए थे। उन सभी चीज़ों के होने के बाद 10 अधिकारी बचे ही थे जो वापस लौट आए। इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न तुता भारत आया था। अब इसी समय जो मोरक्को का यात्री था इब्न तुता वो भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इब्न तुता जो थे उसकी विद्वता यानी उनकी समझ से खुश होकर के उन्होंने दिल्ली का काजी उसे नियुक्त कर दिया था। काजी का मतलब क्या होता है, तो धार्मिक विवादों का निर्णय करने वाला, ये जो भी धार्मिक विवाद होते हैं उसके लिए निर्णय लेने वाला। तब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना था कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। अब क्या हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे 20 मार्च 1351 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। और इस मृत्यु के अवसर पर यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार जो थे बदायूनी का कहना था कि जो जनता है उसे राजा से और राजा को उनकी जनता से छुटकारा मिल गया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले शासक कौन बने, तो फिरोज शाह तुगलक बने थे, जिन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। अब फिरोज शाह तुगलक ने 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे थे। तो फिरोज शाह जो थे वो 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे इन्होंने बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णय को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व शासक द्वारा लिए गए थे। अब क्या हुआ, जब ये गद्दी पे बैठे तो इन्होंने क्या किया, इसके पूर्व के शासक जो थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उन्होंने जिन जिन चीज़ों पर निर्णय लिया था, जो जो नियम लागू किए थे, उन सभी नियमों को, सभी निर्णय को इन्होंने वापस लेना शुरू किया और शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, उन सारे नियमों को तो बंद करना शुरू किया और शरीयत के अनुसार, शरीयत मतलब होता है इस्लामी कानून, यानी इस्लाम धर्म शास्त्र जो होता है कुरान, उसमें जो भी चीज़ों के लिए जो भी कानून बना हुआ है, जिन करों के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है, उसे ही उन्होंने माना और बाकी जितने भी थे नियम, जो भी कानून थे, उन सभी को इन्होंने बंद कर दिया।
तुगलक ने अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ इतिहासकारों ने उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। अब कुछ इतिहासकार जो है उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा है। तो अकबर के बारे में हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ी है। अकबर जो है वो एक महान सम्राट था। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अब फिरोज शाह तुगलक जो था उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो है वो पहला मुस्लिम शासक बना था। अब ये जजिया कर है क्या? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अब भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। अब ये जो जजिया कर था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का क्या था? सुरक्षात्मक कर था। तो फिरोज शाह तुगलक है ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक तो फिरोज शाह तुगलक। और में सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर में निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। यानी जजिया कर जो था उसे कुछ लोग थे जिन्हें मुक्त रखा गया था। जैसे कि बच्चों को मुक्त रखा गया था, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। लेकिन बाद में क्या हुआ? ब्राह्मणों पर भी कर लगाया। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जजिया कर। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर समाप्त कब हुआ था? तो 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त हुआ था, अकबर ने किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को पुनः जजिया कर लगा दिया। अब क्या हुआ था? औरंगजेब पुनः 1679 ईस्वी में इन्होंने पुनः से जजिया कर जो है वो लगा दिया था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगील ने समाप्त किया था। अब ये जो जजिया कर था इसको अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला जो थे उन्होंने समाप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य, इन्होंने जो भी लोक कल्याणकारी कार्य किए थे उनके बारे में समझते हैं। तो ऋणों की समाप्ति यानी जो ऋण थे उसकी समाप्ति करना। फिरोज शाह तुगलक ने शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ कर दिया। अब जैसे ही फिरोज शाह तुगलक जो था वो शासक बना तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो किसानों का जो ऋण था उसको माफ कर दिया। उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए थे। वो कर कौन कौन से थे? जो था खराज यानी लगान, खुम्स कर, युद्ध में लूट के माल पर कर यानी युद्ध में जो भी माल लूटा जाता था उस पे कर लगता था। जजिया कर जो कि गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर था। जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हो। यानी इस्लाम धर्म के अनुसार क्या होता है? 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार है यानी ज़्यादा धनी है। उन लोगों के द्वारा जो भी दिया जाता था, जो भी कर दिया जाता था उसका यूज किस में किया जाता था? तो अपाहिज, असहाय और साधनहीन लोगों के लिए उनका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। अब देखिए इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन और दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की थी। पहले क्या था? पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कठोर दंड की प्रावधान रखा था, लेकिन इन्होंने उसमें बदलाव किया और सामान्य दंड देने की व्यवस्था जो है वो शुरू की थी। नेक्स्ट है सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाना। यानी फिरोज तुगलक जो थे उसने आदेश दिया कि सरकारी सेवा में वृद्धा होने या फिर मृत्यु होने पर उसका पुत्र अथवा दामाद या फिर उसका दास जो है वो सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। यानी फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने आदेश दे दिया कि सरकारी सेवा में जो भी है उनमें कोई अगर वृद्धा है यानी बूढ़े हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है उसके स्थान पर उसके पुत्र को या फिर उसका दामाद या फिर उसका दास जो उसका सेवा कर रहा है उसे सरकारी सेवा जो है उसमें नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। तो क्या बात है इसमें? इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह पे जागीर देने की व्यवस्था जो है वो पुनः से शुरू कर दी थी। मुद्रा में सुधार। तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था। पहला जो था वो ससगनी था जिसमें या चांदी की मुद्रा होती थी और या टंका के मूल्य के 1/6 थी। और अध दूसरा जो मुद्रा था वो अध था या तांबे की मुद्रा होती थी जो कि जीतल के मूल्य के 1/2 थी। और तीसरा जो था वो था बिक जो कि तांबे की मुद्रा थी और या जीतल के मूल्य के 1/4 थी। नेक्स्ट देखिए नहरों का निर्माण। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो नहरों का निर्माण करवाया गया था। तो सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हक ए सर्व सिंचाई
कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 था। अब जो भी किसान इसमें नहर का उपयोग करते थे अपने सिंचाई के लिए, उनसे हक ए सर्व सिंचाई का एक कर लिया जाता था, जो कि उसके उपज का 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट देखिए, दासों से प्रेम। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान थे। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए वेदांगन अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब इसके जितने भी दास होते थे उसको 10 से 100 टका वार्षिक वेतन जो है वो दिया जाता था। नेक्स्ट है शिफाखाना की व्यवस्था, यानी कि निशुल्क चिकित्सा। अब इसमें अनेक निशुल्क चिकित्सा की स्थापना करवाई और दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल भी खुलवाया गया था। इस अस्पताल में क्या होता था, तो निशुल्क चिकित्सा जो है वो दी जाती थी। अब नेक्स्ट देखिए, फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। अब फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके उत्तराधिकारी कौन बने, तो फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। पहला जो था वो फतेह खां था, दूसरा मोहम्मद खां था। तो फतेह खां जो था उसकी मृत्यु हो गई थी जब फिरोज शाह तुगलक जो है उसके जीवन काल में, जब वो शासन कर रहे थे उसी समय उसकी जो है पहले पुत्र यानी फतेह खां की मृत्यु हो गई थी और बचा दूसरा पुत्र मोहम्मद खां। अब मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था। अब क्या हुआ था, तो मोहम्मद खां जो था उसको फिरोज खां के जो दास थे उसे राजधानी से भगा दिए थे। इस कारण क्या हुआ, फतेह खां का जो पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना और इस 1388 से 89 तक इन्होंने शासन किया। और फिर क्या हुआ, 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अब्बू शाह दिल्ली का सुल्तान बना था। तो जब इसकी मृत्यु हो गई तब कौन बना शासक, तो इसका छोटा भाई अब्बू शाह जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने थे, पर उनका प्रभाव जो था वो उतना बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था। और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद बना था। सबसे अंतिम सुल्तान जो था तुगलक वंश का वो नसीरुद्दीन मोहम्मद बना था। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह बना। इसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता है कि विश्व का सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। फिर क्या हुआ, 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर के आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया और वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया था। क्या हुआ, 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया और सुल्तान जो थे वो स्वयं गुजरात भाग गया और पुनः वजीर मल्लू खान जो थे उन्होंने सुल्तान को बुलाकर गद्दी पर बिठाया था। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। अब क्या हुआ, 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो थे उनकी मृत्यु हो गई और वही सबसे अंतिम शासक बने थे तुगलक वंश के। और उसी के बाद तुगलक वंश जो है उनका अंत हो गया, वो समाप्त हो गया और उसके बाद सैयद वंश की शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास में मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।